अब हम आपके सामने जम्मू कश्मीर का एक विश्लेषण करेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर जो हमने ऐतिहासिक भूल की थी उसका विश्लेषण करेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक भूल, जिसकी वजह से कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर के लोगों को निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह का अधिकार दिया था। यह भारत सरकार की एक बड़ी भूल की वजह से हुआ था। वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को संयुक्त राष्ट्र की मदद से सुलझाने की कोशिश की गई, जबकि यह घरेलू मामला था। इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उस समय नहीं ले जाना चाहिए था। आजादी के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था और भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जवाब में भारत की सेना पाकिस्तान से कश्मीर के वो सारे इलाके लगातार आगे बढ़ रही थी और तभी अचानक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। अचानक हुए फैसले से पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का मौका मिल गया और युद्ध खत्म होने से पहले ही 1948 में जवाहरलाल नेहरू कश्मीर का मामला लेकर स्वयं ही संयुक्त राष्ट्र में चले गए और यही उनकी भूल थी। इसलिए पाकिस्तान को पीओके से हटाया नहीं जा सका और इसी गलती का नतीजा है कि पाकिस्तान कश्मीर को भारत के खिलाफ इस्तेमाल आज भी कर रहा है। नेहरू की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर सरदार पटेल को विश्वास में नहीं लिया और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हुए कश्मीर पर जनमत संग्रह करवाने का फैसला ले लिया। कश्मीर भारत का मस्तक है, वहां से देश का सबसे बड़ा सिरदर्द आतंक भी आता है। इसीलिए हमारा मानना है कि कश्मीर विलय को देश से बाहर यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में ले जाना एक राष्ट्रीय भूल थी और आज उसी राष्ट्रीय भूल की बरसी है। नए साल में संयुक्त राष्ट्र से ही एक और अच्छी खबर आई है। 1 जनवरी से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल हो गया है। आपको संयुक्त राष्ट्र में शान से लहराते हुए तिरंगे की तस्वीरें भी आज हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो फेक न्यूज फैला रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। यह मौका उन्हें कश्मीर पर हमारी राष्ट्रीय भूल की वजह से ही मिला है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके एक बार फिर से अपनी जनता को जम्मू कश्मीर के बारे में गलत जानकारी देने की कोशिश की। इमरान खान ने यह दावा किया है कि 5 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर के लोगों को निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराने का अधिकार दिया था, लेकिन भारत की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को यह अधिकार नहीं मिला। लेकिन यह झूठ है। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर विवाद पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस विवाद का हल निकालने के लिए बनाए गए यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने अपने रेजोल्यूशन में क्या कहा था, आज हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं। उसमें कहा गया था, पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। यानी पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की जिम्मेदारी भारत की है। जम्मू कश्मीर राज्य में पीओके और चीन के कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं। तो सोचिए, 1948 में ही यूनाइटेड नेशंस ने भी यह कह दिया था कि यह पूरा जम्मू कश्मीर राज्य एक है और इस पर भारत का ही शासन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रेजोल्यूशन के मुताबिक भारत के लिए तब तक कश्मीर में जनमत संग्रह कराना जरूरी नहीं है जब तक पाकिस्तान इस इलाके में सीज फायर लागू नहीं करता और पीओके से अपना कब्जा नहीं हटाता। यह शर्त रखी थी संयुक्त राष्ट्र ने और उत्तरी कश्मीर में खाली कराए गए इलाके वापस जम्मू कश्मीर को सौंपे जाएं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की ही होगी। ये भी इस रेजोल्यूशन में लिखा है और आज मैं अपने हाथ में अपने साथ उसी रेजोल्यूशन की एक कॉपी लेकर आया हूं। जो रेजोल्यूशन है इसमें, ये 21 अप्रैल 1948 का रेजोल्यूशन है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए, सबसे पहले उसमें लिखा है, हैविंग कंसिडर्ड द कंप्लेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्निंग द डिस्प्यूट ओवर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह लिखा है। इससे यह साफ है कि यह कंप्लेंट, यह शिकायत भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर की थी। हमारा यह मानना है यह शिकायत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हमारी सेना को यह आदेश दे दिया जाना चाहिए था कि वो हर कीमत पर पूरे कश्मीर को खाली कराएं
और पाकिस्तान की सेना और जो कबायली वहां पर आ गए थे उन्हें यहां से भगाएं। लेकिन उस समय सरकार ने बीच में ही सीज फायर कर दिया और संयुक्त राष्ट्र में चले गए, जो कि ऐतिहासिक गलती थी। और इसीलिए इस रेजोल्यूशन में संयुक्त राष्ट्र ने लिखा है कि ये जो कंप्लेंट आई है ये भारत सरकार की है। भारत सरकार को कंप्लेंट करने की जरूरत क्या थी? अपना इलाका था, अपनी जमीन थी, उसे अपने शौर्य से और अपनी सेना के जरिए खाली करा सकते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन तब नेहरू ने ऐसा किया नहीं और इसीलिए यह मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया और यह अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया। अब आगे देखिए वो क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं पॉइंट नंबर 1 जो उन्होंने लिखा, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड अंडरटेक टू यूज इट्स बेस्ट एंडेवर्स। कंडीशन क्या लगाई है? ए, टू सिक्योर द विड्रॉल फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ ट्राइब्समैन एंड पाकिस्तानी नेशनल्स नॉट नॉर्मली रेजिडेंट देयरिन who have entered the state for the purpose of fighting and to prevent any intrusion into the state of such elements and any furnishing of material aid to those fighting in the state। साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान को अपने उन सारे कबीलों को और उन सारे लोगों को वापस बुला लेना है कश्मीर से जो कि कश्मीर के रेजिडेंट नहीं है, कश्मीर में जो लोग नहीं रहते हैं, और उन्हें हर कीमत पर वापस बुलाना है और ना ही पाकिस्तान को ऐसे लोगों को किसी भी तरह का कोई सपोर्ट देना है। साफ लिखा है। फिर पॉइंट बी है, टू मेक नोन टू ऑल कंसर्न that the measures indicated in this and the following paragraphs provide full freedom to all subjects of the state regardless of creed, caste or party to express। ये अगला पॉइंट उन्होंने लिखा है। और इसके बाद वो लिखते हैं कि जब जनमत संग्रह होगा वो तब होगा जनमत संग्रह जब पाकिस्तान इन सारे इलाकों को खाली कर देगा, अपनी सेना को वापस बुला लेगा और भारत की मदद करेगा वहां पर शांति कायम करने में, जो कि पाकिस्तान ने कभी किया ही नहीं। पाकिस्तान ने आज तक इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया और वो चाहता है कि भारत जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करा ले। वैसे पाकिस्तान को ऐसा कहने की हिम्मत हमारे देश की कमजोर इच्छा शक्ति ने दी थी और आज ट्वीट करके इमरान खान ने फिर से अपना वही झूठ फैलाने की कोशिश की है। इमरान खान सच से बहुत दूर हैं और अपने देश को भी कश्मीर पर लगातार गुमराह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत दोनों अपना अपना दावा करते रहे, लेकिन इतिहास और तथ्य बताते हैं कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा न सिर्फ झूठा है बल्कि इस दावे का कोई कानूनी, धार्मिक या भौगोलिक आधार है ही नहीं। अमेरिका की एक मशहूर लेखिका क्रिस्टीन फेयर ने अपनी किताब में पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोली है और इस किताब का नाम है फाइटिंग टू द एंड, द पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वॉर। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि किस तरह जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से गलत है बल्कि पाकिस्तान के ज्यादातर नेताओं और अफसरों ने यूनाइटेड नेशंस द्वारा पारित किए गए रेजोल्यूशन को कभी पढ़ा ही नहीं। क्या कहा है उन्होंने, आप खुद सुनिए। Pakistan has no legal basis on Kashmir. I don't understand what sort of legal basis should we have. You have mentioned about the UN resolution. You have mentioned that India went to a Security Council. And Security Council said that let the Kashmiris decide. Let us have a plebiscite there. So that's a legal basis. Go and ask the Kashmiris with whom they want to go. Every single thing that you just said is fictional. Let's first begin with the UN Security Council Resolution 48. Sir, have you read it? Have you read? No. Okay, so the first thing I'm going to encourage you to do is go on to the UN Security Council's website and read that fabulous resolution that every Pakistani points to, but which not a single one has read. I also then want you to take the actual version from the UN Security Council, and then I want you to compare that to the claims made by Pakistan's permanent representation to the UN. And you're going to understand your confusion, sir. So the resolution is actually very clear. There are 3 steps. They were sequential and they were conditional. The very first step was that Pakistan was supposed to demilitarize to the satisfaction of this UN body that was to be established. Then, conditional upon the UN being so satisfied with this demilitarization, India was also supposed to demilitarize with a presence being permitted to defend itself against Pakistani aggression. The third, having both of those 2 steps taken place to the satisfaction in sequence to this
preferences of the UN, then the plebiscite would be held. So all those Pakistanis that are so upset about the plebiscite that never happened, they have their own government to blame because Pakistan never fulfilled the first necessary but insufficient condition. So I'm going to encourage you to actually read that before you ever make such a fool of yourself again by presenting it in public.